साथियों नमस्कार। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर लाइव कर रहे हैं। कल रात को भी लाइव आया था बट कुछ इशू हुआ था नेट का, जिस कारण लाइव जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया था। मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाया था, बट वापस जो है प्रकृति ने समय दिया है आपसे इंटरेक्ट करने का, अपनी बातें शेयर करने का, आपकी बात सुनने का, ताकि हम जिन मुद्दों पर लड़ रहे हैं उन मुद्दों पर खुल के जो है डिस्कस करेंगे। अगर आप लाइव आ गए हैं तो अपनी अपीयरेंस को जो है शो कर दें कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। ये भी जो है शो कर दें कमेंट बॉक्स के अंदर। क्विकली करना है काम, ताकि हम जो है एक एफिशिएंट वर्कआउट कर सकें। और जो लोग आ गए हैं कमेंट बॉक्स में अपनी अपीयरेंस शो करें कि भाई हम लोग आ चुके हैं, ताकि भाई मजा आना चाहिए। एक और एक 11 सुन मेरे 11 बताओ भाई जल्दी कमेंट बॉक्स में आए या नहीं आए आप लोग, ताकि अपन वर्कआउट जो है शुरू कर सकें। और टॉपिक जो आज डिस्कस करूंगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपके जो बेसिक राइट्स हैं कानून में रिगार्डिंग मेंटेनेंस, उससे जो है जुड़े हुए कई बार इशू आते हैं कंट्रोवर्शियल, वो सारे के सारे इश्यूज जो है डिस्कस किए गए हैं। तो आप अगर आ गए हैं, आपको आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो हम इस सेशंस को जो है आगे स्टार्ट कर सकें। क्या आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए साथियों, टॉपिक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का है। जजमेंट है अनीश बनाम किरण के नाम से। जजमेंट का जो डेट है वो है 1 दिसंबर 2023 और क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशन है 298/2023। साथियों, इस मामले में एक इंस्टेंट पिटिशन जो है फाइल हुई थी और कोर्ट से ये दरखास्त की गई कि जो ट्रायल कोर्ट्स के ऑर्डर हैं उसको क्वेश्चन किया जाए। अब साथियों, ट्रायल कोर्ट्स के ऑर्डर थे ग्रांट ऑफ मेंटेनेंस के, जिसको अपील कर दिया ऑनरेबल अपीलान कोर्ट ने भी। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस केस के जो फैक्ट्स हैं अगर उसको आप पढ़ेंगे समझेंगे तो बिल्कुल ये पाएंगे कि बिल्कुल आप जैसी लगभग हर फैमिली की यही स्टोरी है। राहिल जी आ गए हैं। राहिल जी, जय श्री राम। और आपको भी गुड मॉर्निंग। और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का हो तो कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखो, ताकि जब हम एफिशिएंट डिस्कस कर ही रहे हैं तो कम से कम इस मुहिम को जो है हम आगे लेके चलें। साथियों, इस केस के फैक्ट्स क्या हैं बाय द रेस्पोंडेंट वाइफ, कि मैं जब कनाडा में थी तो जो कंसर्न पिटिशनर अपीलांट है इसने मुझे प्रपोज किया, और उसका जो बिहेवियर था बहुत ही अच्छा था और बहुत ही फ्रेंडली था ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड। तो सबका बिहेवियर अच्छा होता है, खराब किसका होता है? उनका यह भी कहना है कि चूंकि मेरा डिवोर्स पहले हो चुका था और मेरी एक बच्ची थी प्रीवियस मैरिज से, तो उनका कहना यह है कि जो मैरिज है हम दोनों के बीच, मीन्स पिटिशनर और रेस्पोंडेंट के बीच सोलेमनाइज हुई 30/4/2015 को। मैरिज के बाद मैंने ये रिवील किया, महसूस किया। क्या महसूस किया जी? कि हमारे जो रिलेशनशिप है वो खराब होने जा रहे हैं, जिसका एक प्राइम रीजन है कि मेरा हस्बैंड जो है उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये एक बेसिक आरोप है हर मर्द के ऊपर कि उसके अवैध संबंध है। हो सकता है आपके ऊपर भी हो, आपके भाई पर भी हो, पड़ोसी पर भी हो, पर ये अक्सर आए दिन आजकल की पिटिशंस में देखने को मिलेगा। और खासकर अगर आप जाएंगे दिल्ली जोन में तो ये देखने को मिलेगा कि एक पैकेज बन चुका है 5 केसेस का, नहीं 6 केसेस का, जहां पर सेक्शन 377 आईपीसी तक ऐड किया रहता है और ये आरोप लगाए जाते हैं कि मेरे साथ जो है अननेचुरल सेक्स हुआ है। ये बड़ी शर्म की और हैरानी की बात है कि कुछ रुपयों के लिए ये अधर्मी पत्नियां अपने शरीर का सौदा करने से बाज नहीं आ रही हैं, और इनके कमीशन खोर दलाल भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जाओ केसेस करो, पैसा लेकर आओ और हमारे घर भरो, हमें कमीशन दो। ऐसे लोगों को बॉयकॉट करें। आज हम राम भक्त हैं, हम हनुमान भक्त हैं, दिखा देंगे इनको अपनी ताकत। ऐसे लोगों को ना केवल बॉयकॉट करना है, इनको किराए पर घर भी नहीं देना है और ना ही इनके पास में जाना है। ये आपको कसम है भगवान राम की, भगवान हनुमान की। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक धर्म नहीं बचेगा तब तक हम भी नहीं बचने वाले। ये लोग हमारी सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। आज ये पिटिशन देख लो, इस केस के मैंने फैक्ट्स पढ़े, आंखें झुक गई शर्म से कि एक महिला सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के राइट को रहने के लिए अपने पति तक पर यह आरोप लगा रही है कि उसके किसी महिलाओं से अवैध संबंध है। और अक्सर मैं कई केसों में देखता हूं कि आरोप जो है सामान्यता लगाए जाते हैं कि आरोप लगाने में जा भी क्या रहा है, 2 कागज और एक टिकट लो, लगा दो और आरोप जो है चिपका दो। हस्बैंड जो है भुगतता रहेगा, और जिसको लगाने के पीछे एक मकसद यही भी होता है कि आरोप लगाएंगे, लड़का घबराएगा, परिवार घबराएगा, अल्टीमेटली राजीनामा करेगा और जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा। बिल्कुल मत घबराना ऐसे आरोपों के सामने।
अगर ये आरोप लग भी गए हैं तो लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आरोप सब पे लगे थे। पर अगर आप सच्चे हो, ईमानदार हो, तो घबराने की बजाय, झुकने की बजाय और ऐसे दुष्टों को रुपया देने की बजाय उनका सामना करो, लड़ो। और मेरे कहने से कई लोग जेल भी गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उन्होंने कहा था कि ऐसे अधर्मी लोगों को, दुष्टों को हम पैसे नहीं देंगे। साथियों, मैं साफ साफ क्लियर कह रहा हूं कि आज हम लोग लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? सिर्फ आपके लिए। आज लैंडस्लाइड क्यों खड़ी करी? सिर्फ आपके लिए। पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सिर्फ ये शब्द बन के रह जाए, एक एक्सप्रेशन बन के रह जाए। आपको लड़ना होगा, इस लड़ाई में साथ देना होगा, अपनी शहीदियां, अपनी आहुतियां भी जो है देनी होगी। साथियों, लड़कियां लिखती है कि मैं बहुत शौक हो गई ये सब कुछ जान के। अब जरा सोचो कि किसी लड़के के किसी महिला के साथ अवैध संबंध है, उसकी पत्नी को मालूम पड़ता है, तो पत्नी छोड़ देगी उसको? कतई नहीं छोड़ेगी। सब कहने की बात है, और मेरी बात नहीं माननी है, जाकर देख लेना एनिमल पिक्चर, उसमें तुमको सीन दिख जाएगा। बट मोटी मोटी बात यह है कि जो भी आरोप यहां पर है, उसके कॉन्टेक्स्ट में खुद को जस्टिफाई करने के लिए वाइफ ने यह भी लिख दिया कि मैं सब कुछ सहन करते रही। ये सहन क्यों करती रहती है? अगर इतना ही सहन कर सकती हो तो कोर्ट जाती क्यों? झूठे आरोप लगाती क्यों? घर में रहो, किसने कहा कोर्ट जाने के लिए? पर ये तो बड़ा ड्रामेटिक सीन हो गया कि क्राइम भी हो रहा है, मैं सहन भी कर रही हूं। इसका कहना यह कि चूंकि मेरी पहली मैरिज जो है फेल हो चुकी थी, ये कारण फेलियर का एक ये भी रह सकता है कि पहले तो पति को लूट लिया, उससे लमसम ले लिए, फिर नया शिकार करा और फिर उससे जो है पैसे लूटो। इसका कहना है कि मैं रिलेशनशिप में जो है कंटिन्यू रही, और इसका कहना है कि ये सब मैं खुद के खातिर और अपने बच्चे की खातिर करते रही। तो जरूरत ही क्या रही है भाई? हमारा तो वो प्रोडक्ट है नहीं, किसी और का था, तो उससे हमारा कंसर्न वैसे भी नहीं है, पर हमको क्यों चिपका रहे हो उसको? पर ये इमोशनल स्टोरी लिखकर ये कोर्ट को कन्विंस करने का प्रयास किया जाता है कि देखो जी, हम तो बिल्कुल मासूम है, हमने तो कोई क्राइम करा ही नहीं है। साथियों, मैं कई बार देखता हूं कि कुछ लोग अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि बिल्कुल सीधे हों, साफ हों, उन्होंने कुछ नहीं करा है, पर अल्टीमेटली सारे के सारे क्राइम, सारे के सारे अपराध उनके द्वारा ही किए होते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। साथियों, यहां पर उसका कहना यह है कि जो बिहेवियर था वो काफी वर्ष हो गया, मेरे प्रति भी और मेरी बच्ची के प्रति भी। और फिर वही ड्रामा, पहले लगा दिया आरोप कि भाई अवैध संबंध है, उससे पेट नहीं भरा तो सब दहेज की मांग करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे आरोप क्यों लगाते हो भाई? दहेज की मांग करते हैं। दहेज की मांग कौन करता है मुझे बताओ? कोई नहीं करता है, सब कहने की बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डाउरी हैरेसमेंट नहीं होता है, ये तो केवल एक सेट पैटर्न है कि भाई तूने क्या लगाया, तूने अच्छा ये आरोप लगाया, अच्छा मैं भी ये लगा देती हूं। आप 99% पिटिशंस को उठा के देखना, पूरे हिंदुस्तान में एक ही आपको आरोप मिलेगा कि भाई दहेज में जो है पैसों की मांग करी, कार की मांग करी। भाई जमाना एडवांस हो गया, कुछ आरोप बढ़ा दो। भाई हेलीकॉप्टर मांगा, BMW मांगी, बट वही है सेट पैटर्न, मारुति 800 मांगी या मारुति अल्टो मांगी। भाई गाड़ी अच्छी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आरोप लगा दोगे। साथियों, फिर इसके बाद इसका फिर ये आरोप ये है कि जो ये कंसर्न पिटिशनर है, इसके व्यवहार को मैं सहती रही। ये मुझे गालियां बकता, ये मुझे मारता, मैं सहती रही। तो इतना सहनशील महिला कोर्ट को जाती है, समझ ये नहीं आता है। और उसके बाद ये एपिसोड जो है चलता रहा, ये मुझे डेली एक्सपेंसेस नहीं देता था, ये मुझे मेरे बच्चे के स्कूल के एक्सपेंसेस भी नहीं देता था, ये मेरी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं करता था। और इसने मुझे कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए। मेरे हाथ में वकील के द्वारा तैयार किए गए डिवोर्स के पेपर जो है थमा दिए और कहा कि डिवोर्स ले। और जब मैंने मना कर दिया तो मुझे और मेरे बच्चे को घर से धक्के मार के जो है बाहर निकाल दिया। ये धक्के मार के बाहर निकालना, दहेज मांगना, ये पुरानी स्टोरियां। भाई कुछ चेंजेस करो, जो आपके सलाहकार है उनसे बोलो पिक्चर अच्छी बनाए, क्योंकि कोर्ट इन पिक्चरों से एक्वाइंट हो चुका है। कोर्टों को मालूम है कि किस तरह से आरोप लगते हैं, किस तरह से लड़कों को हैरेस किया जाता है। और आप एक बात समझ लेना कि नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डाटा है उसके अनुसार भी 99% केसेस में कन्विक्शन ही नहीं है पुरुषों को। ये फैक्ट है, क्योंकि अधिकांश केसों में तो लड़कियां पैसे लेकर राजीनामा कर लेती है, केस को विड्रॉ कर लेती हैं, और वो न्याय चाहती नहीं है। फैक्ट तो ये है, वो सिर्फ चाहती है पैसा। पैसा मिला, खेल खत्म। क्योंकि साथियों, एक इंपॉर्टेंट बात आप समझ लो कि जब उन्होंने केस किया तो आरोप गंभीर लगा दिए आप पर, आपके पिताजी पर, माताजी पर, आपके भाई पर जैसे सेटलमेंट हो गया, पैसा मिल गया, जी कुछ हुआ ही नहीं जी, हमारे तो आपसे मन मुटाव थे। और आपको मैं क्लियर कर दूं, ऐसे कई केसों में 340 CRPC की अर्जियों को भी दाखिल करना बहुत जरूरी है। और अगर वो आप नहीं कर सकते हो और अपने शहर से केस करना चाहते हो तो वहां पर आप परजुरी या फॉर्जरी के मुकदमे जो है दर्ज करो कि इन्होंने फॉर्जरी करते हुए हमको जो है फंसाया। और ऐसे पुलिस वालों पर भी जो है सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए आपको। कि पहले तो कह रहे थे कि हमको मारा पीटा, कोर्ट में झूठे बयान दिए और समाज मेरी बदनामी कर दी और अल्टीमेटली मुझको हैरेस किया गया। तो साथियों, कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो कोई मतलब जो है नहीं रहेगा। राहिल जी, आपका एक प्रश्न है, इसी में साथ में लेते हैं कि दहेज बढ़ चढ़ के भी देना लिखती है तो वो लिखेगी ना बैठ के, उसको आता ही क्या है भाई? ABCD के बाद तो यही है, दहेज मांगा, और तो क्या कहानी।
तो ये सिखाते हैं भाई को बचपन से, लिख दो भैया दहेज की मांग करी, मुझे हैरेस किया, मुझे मॉडेस्ट किया। और कई बार आप रील में देखते हो भाई फेसबुक के ऊपर, लड़की खुद गिरती है, पीछे लड़का आ रहा होता है, भाई तूने घेर दिया। वो तो शुक्र है कैमरों का, फुटेजेस का कि हम बचे हुए हैं, अदरवाइज तो ये हमें मारने में कसर नहीं छोड़े। और सबसे गद्दार तो इस देश में है पुलिस सिस्टम, कि जो इन बेईमान लड़कियों की बातों में आकर झूठी कार्रवाइयां करता है और पुरुषों को प्रताड़ित करता है। और जरा समझो बात को, पुलिस वाले जब भी फोन करेंगे लड़की को तो मैडम मैडम करते रहेंगे जैसे उनके बाप के नौकर हो, और हमको फोन करेंगे तो अबे तबे करेंगे जैसे हम इनके बाप के नौकर हो। जब भी पुलिस वाले फोन करें अबे तबे करें। सीसीएस रूल्स जो हैं हमारे साथ में, और राहिल जी भी उसका एक बड़ा एग्जांपल है। आप चाहे तो राहिल जी को फोन करके बात पूछ सकते हैं कि इनको एक तंग करा था पुलिस वाले ने कोटा के अंदर, और ऐसी उसकी हालत खराब करी सीसीएस और सीसीए रूल्स के अंदर, इनके घुटनों में टिक गया आगे। तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूं कि लड़ोगे, आपके राइट्स को पहचानोगे तो इनकी औकात नहीं है कि आपसे आगे बढ़ जाए। आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए। सिस्टम है, सरकार है, सम्मान करो, पर अगर हमारा सम्मान खो जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। और एक बात ध्यान रख लेना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हम संविधान के निर्माता हैं, हम संविधान के संरक्षक हैं, संविधान को गवर्न कर रहे हैं। तो कुल मिला के मेरी बात को समझो, सीरियसली लो और वर्कआउट करने के लिए जो है तैयार रहो। साथियों, इसके अलावा इस मामले में बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लड़की ने बदला लेने की नीयत से एफआईआर तक दर्ज कराई। इसने लिखा मेरे साथ जो है दहेज प्रताड़ना हुई है, मेरे साथ मारपीट हुई है, मुझे इंसल्ट किया गया है, जिस कारण 498, 323, 504 आईपीसी में कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सेक्शन 3/4 डीपी एक्ट को भी जो है ऐड किया गया है, पर यह गलत है। एक बात आप नोट कर लो, 3/4 डीपी एक्ट में अगर एफआईआर काट रहे हैं तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि डीपी एक्ट में प्रसंज्ञान केवल और केवल कंप्लेंट पे होगा, पुलिस रिपोर्ट पे नहीं होगा। पर भी इसके बावजूद भी पुलिस जो है काफी कंफ्यूज्ड है, और इन मामलों में खासकर 3/4 डीपी एक्ट को जो है वो जोड़ देती है। जबकि कई केसों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर तक क्वैश की है कि सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट दाखिल करो और उस पर कार्रवाई करो। पर लड़की अगर लगती है कि मैंने दहेज दिया है, ये बात ध्यान रखना कि दहेज देना और दहेज देना दोनों ही अपराध है। तो दहेज देना भी अपराध है, तो उसके एडमिशन के बेसिस पर धारा 3 डीपी एक्ट में आप कार्रवाई सुनिश्चित करो। और ऐसे कई केसों में कार्रवाइयां हुई भी हैं और कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिए भी हैं। इस बात को अश्योर मांग के चलो। साथियों, इस मामले में बदला लेने की नीयत से लड़की ने डोमेस्टिक वायलेंस केस भी जो है फाइल कर दिया, और वहां पर इंटायर मेंटेनेंस जो है कोर्ट ने बांध दिया। लड़का जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, वहां से भी आ रहा, फिर सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। इन द मीनवाइल ये सुप्रीम कोर्ट में जो है रश कर गया। इसका कहना यह है कि मेरी पत्नी जो है मुझे हैरेस कर रही है, ह्यूमिलेट कर रही है, तो मेरे सारे केसेस को यूपी से जो है दिल्ली में ट्रांसफर किए जाए। अमूमन ट्रांसफर नहीं होते हैं, बट इस केस में ट्रांसफर को अलाउ किया गया। पर ट्रांसफर के समय एक शर्त जो है कोर्ट ने रखी, जिसपे हमने आपत्ति नहीं करी। वो शर्त क्या थी कि आप 45,000 रुपए अपनी पत्नी को देने को तैयार हैं। तो इनका कहना था ठीक है हम दे देंगे। तो ये शर्त जो है बाद में इनके लिए भारी पड़ी, बाकी कोई भी दिक्कत इनको नहीं आई। दिनेश सिंह जी, जो भी आपका सवाल है उसको शॉर्ट करें, शॉर्ट सवाल लिखें, आपका सवाल बड़ा ना लिखें स्क्रीन पे, ताकि मुझे इजी रहे पढ़ने में उसको और मैं इसको इजीली जो है आंसर दे सकूं। और ये सवाल अगर लॉजिकल है, कंसेप्चुअल है, तो आपके जो भाई है मैनसेट के, उनके काफी जो है काम आ सकता है। शॉर्ट कर दे इस क्वेश्चन को। साथियों, इसके बाद क्या हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो केसेस थे इन्होंने विड्रॉ किए, और अल्टीमेटली ये केस जो है प्रोसीड हुआ फ्रॉम द दिल्ली कंसर्न कोर्ट। साथियों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो कंसर्न पिटिशनर है उसका कंटेंशन ये है कि जो ये रेस्पोंडेंट है मुझे बर्बाद करने में तुली हुई है, मुझे ये हैरेस कर रही है, मुझे ये ह्यूमिलेट कर रही है, क्योंकि इसका अल्टीमेट मकसद है पैसा लूटना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसने रखा कि जो ये रेस्पोंडेंट है ये खुद भी दारू पीने की आदी है और ये हैबिचुअल है। और साथियों, एक केस में ऐसे एविडेंस को देखा गया है अजमेर में भी, कि लड़के ने हिम्मत करके कोर्ट में एविडेंस रखे कि मेरी वाइफ जो है विस्की पीती है, बियर पीती है, और जब कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट आए तो लड़की केस विड्रॉ करके भागी। तो कहने की बात यह कि आपकी वाइफ के खिलाफ जो भी एविडेंसेस हैं, चाहे वो कैसे भी हैं, आप रखो। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ एडिटर में इन्वॉल्व है, एविडेंस है, आप डरते हो कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, हम पे केस बन जाएगा, डिफेमेशन हो जाएगा। नो नीड टू वरी, जो लाइफ का झंड कर दिया वो कम है क्या। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर वाइफ बियर पी रही है, सिगरेट पी रही है, कुछ भी कर रही है, पर एविडेंस पुख्ता है, ठोस है, तो कोर्ट में जो है इसको पेश करो, ताकि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है रिकॉर्ड पर आ जाए। यहां पर लड़के ने रखी, घबराया नहीं, और कोर्ट ने उसको एप्रिशिएट भी करा। अगर कोर्ट उसको एप्रिशिएट नहीं करता, डांटता, तो हम एक बार घबराते भी। कोर्ट ने कहा यस, दिस टाइप ऑफ एविडेंस कुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कंसर्न कोर्ट। यहां पर अपन साथ साथ एक क्वेरी भी लेते हैं दिनेश जी की। सर, अगर केस से फैमिली मेंबर के नाम डिस्चार्ज हो जाते हैं तो एफआईआर, तो फिर क्या करें? तो फिर करना क्या है भाई? भंगड़ा करो, नाचो कूदो गाओ, और क्या। जब नाम ही ड्रॉप हो गए, निकल गए, तो बचाएगा फिर। और लड़की पे जो है केस ठोकना है डिफेमेशन का, आपको ये बात जो है ध्यान में रखना। इसका कहना है कि हम जो है रिलेशनशिप में थे, टाइम जो है बीतता गया,
पर इस लड़की ने जो है अपनी पोजीशन का जो है नाजायज फायदा उठाया और मुझे बहकावे में लेकर मुझसे जो है शादी कर ली। इसका ये कहना है कि ये जो लड़की है ऑलरेडी प्रीवियस मैरिज से एक लमसम अमाउंट जो है ले चुकी है, अब ये केवल और केवल कानूनी प्रक्रिया का मिसयूज करते हुए मुझे जो है एक्सटॉर्ट कर रही है। उसका ये भी कहना है कि जो लड़की है डॉटर, मतलब जो प्रीवियस मैरिज की बच्ची है या जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, ना ही मैंने उसको अडॉप्ट किया है, तो इस सिनेरियो में मैं उसको मेंटेनेंस देने के लिए बाउंड नहीं हूं, तो मेरा केस जो है वो कंसिडर किया जाए। तो साथियों, सबसे पहले यहां पर रेस्पोंडेंट ने हिट करते हुए ये बात कही कि ये पिटिशन ही मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि जो भी ऑर्डर करे हैं वो यूपी कोर्ट ने करे हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट से पिटिशन को विड्रॉ किया गया है। तो यहां पर ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने तर्क जो है खारिज कर दिया। उनका कहना यह है कि भले ही पिटिशन विड्रॉ हुई है, पर इसका कारण दिया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ट्रांसफर का, जिस कारण सारे केसेस जो है दिल्ली में जा रहे हैं, जिस कारण हम इस स्टेज पर पिटिशंस को विड्रॉ करते हैं, जिस कारण अगर रेमेडी के लिए प्रोसीडिंग्स को दोबारा फाइल किया गया है तो वो लीगली बार नहीं है। तो एक बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि सेक्शन 11 सीपीसी, जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ रेस जुडिकेटा, वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। और ऐसे कई केसेस होते हैं जहां पर आप केस को इनिशियल स्टेज में विड्रॉ करते हैं विद लिबर्टी टू फाइल अगेन, तो वहां पर ये ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 11 सीपीसी का बार जो है एप्लीकेबल नहीं होगा और ऑर्डर 23 रूल 1 सीपीसी ऐसी पिटिशंस को बार नहीं करेगा। कई बार हम घबरा जाते हैं कि हम डिवोर्स कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, दोबारा फाइल कर पाएंगे। निश्चित तौर पर करोगे। जब भी विड्रॉ करते हो तो कोर्ट से लिबर्टी लेके विड्रॉ करो कि अगर कुछ नए फैक्ट्स मिलते हैं तो मैं दोबारा फाइल करने के राइट को रिजर्व करता हूं। अगर आप ये लिबर्टी सीख कर लोगे फिर कोई भी दिक्कत जो है आपको नहीं आनी है, मजबूती के साथ आप जो है लड़ पाओगे। साथियों, यहां पर ऐसे 4 तर्क रखे लड़के ने जिससे हिल के रह गया कि मतलब एक टेक्निकल बात समझो, आपको जो समझाना चाह रहा हूं मैं, कि लड़के ने कोर्ट में कुछ बातें कही जो काफी टेक्निकल थी और ये बातें पर्याप्त थी इस केस को हिलाने के लिए। ठीक है जी। वो बातें क्या थी? सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप नोट करिए कि लड़की जो है काफी पढ़ी लिखी है, यूएसए में रही हुई है और इसकी अभी भी जो है इनकम है, ये किसी फर्म में जो है जॉब कर रही है, पर इसने अपना इनकम स्टेटस जो है छुपाया है फ्रॉम द एफिडेविट। दूसरी बात यह है कि जो इसने एफिडेविट फाइल किया है वो राजधानी नेहा की लाइट में नहीं है, जो मैंडेटरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि 40 लाख रुपए का लमसम अमाउंट जो है इसको पहले मिल चुका है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसने इस फैक्ट को भी जो है छुपाया, जो ये बच्ची है इससे मैं कंसर्न ही नहीं हूं, ना तो इसको मैंने अडॉप्ट किया है, ना ही मेरी नेचुरल चाइल्ड है। तो इस सिनेरियो में कोई भी रेमेडी जो है इनको नहीं दी जानी चाहिए। तो कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखा और कोर्ट ने इस बात को नोट किया कि यहां पर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट का जो है इंपॉर्टेंट केस है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इक्विटी के प्रिंसिपल जो है यहां पर लागू होते हैं, जो क्या बोलते हैं कि व्हेन यू आर सीकिंग इक्विटी यू मस्ट बी विद द क्लीन हैंड्स। ऐसे कई केसेस हैं, आपको मैं दिखा दूंगा एग्जांपल से, कि जहां पर लड़की ने फैक्ट को छुपाया और बाद में उसको बताना पड़ा कि मैं जॉब करती हूं। तो कोर्ट ने लिखा भी है कई केसों में कि ये लड़की स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आई है। एक इंपॉर्टेंट बात है। तो साथियों, यहां भी कोर्ट ने लिखा है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसकी लाइट में आपको अपना एफिडेविट देना है डिस्क्लोजर ऑफ इनकम का और असेस्ट का, और ये इंपेरेटिव है, मियर फॉर्मेलिटी नहीं है, पर लोग उसको समझ लेते हैं मियर फॉर्मेलिटीज। इस पर अपन आते हैं। ये है जजमेंट का पेज नंबर 10 पैरा नंबर 26 के ऊपर। इससे पहले अपन एक क्वेश्चन लेते हैं पीयूष जी का। सर, वाइफ इज एन एडल्ट्री, वी वेंट टू महिला पुलिस स्टेशन बट आई डिड नॉट वेंट देयर, जस्ट डिड माई आंसर थ्रू आर PAD. I also complained in the Surat Police Commissioner. Then 20 months child given to me till now, no any FIR in the court case. देखो ऐसा है पीयूष जी, इसमें FIR नहीं कटेगी एडिटरी के मामले में। अगर एडिटरी का केस है तो आपको सिंपल जो है डिवोर्स केस फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी रेमेडी नहीं, क्योंकि एडिटरी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑफेंस नहीं माना है, येट इट इज अ सिविल रॉन्ग। बस ये मोटा मोटा आप समझ लो। तो पैरा नंबर 26 में क्या लिखा है ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने? दिस कोर्ट इज कंस्ट्रेंड टू नोट दैट बोथ द इम्प्यून ऑर्डर वर पास्ड बाय द कोर्ट बिलो इन एब्सेंस ऑफ एनी एफिडेविट regarding disclosure of income and assessed, and apart from that it is mandatory as per decision of honorable apex court in Ranjan versus Neha. It is the principle of law that even though केस जो है पेंडिंग है, उसके बावजूद भी ये जो है एफिडेविट फाइल करना मैंडेटरी था। तो ये एफिडेविट देना होगा कंस्टेंट इंक्लोजर्स के अंदर, और उसके अलावा कंप्लीट डिस्क्लोजर्स करने होंगे, अपने कंप्लीट ब्यूरो जो है देने होंगे, जबकि ऐसा यहां पर नहीं हुआ है। तो कोर्ट ने माना कि जब प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो है या एविडेंसेस जो है पेश नहीं हुई है विद द एफिडेविट, इन दैट सिनेरियो यहां पर एक फिट केस बनता है इंटरफेरेंस का। तो कोर्ट ने इम्प्यून ऑर्डर को जो है सेटिस्फाइड कर दिया और अल्टीमेटली लड़के को जो है राहत प्रदान करी। तो कहने की बात यह है इस केस में कि अगर आप लड़ रहे हो और आपका पॉइंट सही है, वैलिड है, तो आपको सफलता मिलेगी। कई बार हम ट्रायल कोर्ट में जाते हैं, पॉइंट को रेज ही नहीं करते, बातें करते हैं मौखिक, ये गलत है। आप अपनी बात को राइटिंग में करो, सपोर्ट करो लॉ से, फिर जो होगा होगा।
पर आप अपनी बात को कह ही नहीं रहे हो, वर्बल कह रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। जज चाहे दबाव बनाए, चाहे कुछ भी करे, चाहे वो कुछ भी हमको बोलता रहे, हमें घबराना नहीं है। हमें सिर्फ अपनी बात को टेक्निकली कहना है, स्टैंड आउट करना है। आज हम क्यों अपनी बात को नहीं कहें? जब संविधान हमें अधिकार दे रहा है अपनी बात रखने का, पोलाइटली, इन टेक्निकल वे, इन लीगल वे, तो हम रखेंगे, अपनी बात को कहेंगे। अगर नहीं कहेंगे तो ऐसे लोग हमारा फायदा उठाएंगे। क्योंकि आपकी लिखी हुई बात का वजन इसलिए रहता है कि अगर कोई बात नहीं मानी गई है और अगर आप जा रहे हैं अपील कोर्ट में, हाई कोर्ट तक भी लड़ने के लिए, तो कम से कम उस बात का वजन रहता है कि कम से कम आपने सारे फैक्ट्स को रखा, कोर्ट ने जो है कंसिडर नहीं करा। और आप कहीं डिसीजन निकाल लेना, एक कोर्ट से वहां दिख जाएंगे आपको कि चार्ज की स्टेज पर लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं और जो डिस्चार्ज नहीं हुए हैं उनके केस रिमांड बैक हुए हैं अपील कोर्ट से, और इसके बावजूद भी डिस्चार्ज नहीं हुए तो अल्टीमेटली प्रोसीडिंग जो है क्वैश करनी पड़ी कोर्ट्स को। तो वो किस लिए हुआ है? वर्बल बहस से नहीं, वो सारे पॉइंट को रखा गया, दिखाया गया, समझाया गया, तभी जो है फायदा यहां पर हुआ है। मुकेश जी कहना नमस्कार, जय श्री राम। एक क्वेरी आपकी है, एक्स पर डिवोर्स डिक्री की वैलिडिटी क्या है? अब आप एक बात समझो, जब भी कोई कोर्ट डिक्री बनाता है ऑर्डर 20 रूल 6 सीपीसी के प्रावधान के तहत, तो ये वैलिड है जब तक ये निरस्त ना हो जाए। डिक्री भले ही एक्स पार्टी है, जब तक ये फोर्स में है, निरस्त नहीं होती है बाय द कंपिटेंट कोर्ट एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी, तब तक ये फोर्स में है, जिसके फ्रूट्स आप ले सकते हैं और उसका एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर 21 के तहत आप आवेदन में जो है कर सकते हैं। तो साथियों, कुल मिला के एक बात जो है समझनी है कि जो राज्य न्याय की जो गाइडलाइंस है उसको इंपेरेटिव किया कोर्ट ने, और कोर्ट ने अपने फैसले के पेज नंबर 10, पेज नंबर 11 में कुछ बातों को लिखा है। ये बातें जानना हमारे लिए काफी जरूरी है अगर हम केस को फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग द मेंटेनेंस अंडर DB8 और अंडर 125 ऑफ CRPC, क्योंकि ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कोर्ट ने निकाली है लंबे निष्कर्ष के बाद में। अगर इसको हमने फॉलो कर लिया तो निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। बताओ जी क्या क्या है, लिखिए, नोट करिए। नंबर A, the affidavit of disclosure of assets and liabilities is required to be given by the concerned parties. Number 1. Number 2, the parties claiming the maintenance is required to give the same with an application accompanied by the affidavit. तीसरी बात यह है कि जो रेस्पोंडेंट है या पिटिशनर है, जो भी है, ये फाइल कर देंगे 4 वीक्स के अंदर अंदर, और कोर्ट जो है 2 से ऊपर अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। अगर डिले करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी कोर्ट जो है क्लोज कर सकता है और आगे जो है प्रोसीड कर सकता है। तो इस बात को विशेष जो है ध्यान में रखिएगा कि अगर आपकी वाइफ पेश नहीं कर रही है तो इस रूलिंग की लाइट में आप जो है अर्जी लगा दीजिए कि इसका जो एफिडेविट का राइट है उसको बंद किया जाए। देयर इज नो नीड टू गिव एनी फर्दर रिमाइंडर। डी पॉइंट का कहता है कि इस फॉर्मेट को जो है मॉडिफाइड किया रहता है अगर कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर को जो है आप चेंज कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर, फर्दर इंफॉर्मेशन में जो है कोर्ट रिक्वायर कर सकता है अगर कोर्ट को आवश्यकता है। और एक मामले में तो लड़की ने कोर्ट में कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जबकि उसने केस फाइल करने से पहले प्रॉपर्टी जो है अपने भाई के नाम पर जो है ट्रांसफर कर दी। तो इस बारे में अगर आपको जानकारी है तो सब रजिस्टर ऑफिस से भी डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लो कि लड़की कोर्ट से प्ले कर रही है। एक तरफ कहती है मैं गरीब हूं, बेसहारा हूं, और वो प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम करके अब जो है मैदान में है ताकि वो भारी भरकम मेंटेनेंस जो है क्लेम कर सके। अगर ऐसे पॉइंट भी है इसको जरूर कोर्ट में रखिए। यू मस्ट बी विजिलेंट। प्यार है पर इसका मतलब ये नहीं कि उस अंधे कुएं में पड़ के अपने जीवन को जो है हम बर्बाद कर दें। और अगर कोई डिस्प्यूट है इस सिनेरियो में कि प्रॉपर एफिडेविट नहीं है, द एग्रीड पार्टी में सीक परमिशन ऑफ द कोर्ट टू सर्व इंटरोगेटरीज एंड सीक प्रोटेक्शन ऑफ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द अपोजिट पार्टी। और ऑन द फाइलिंग ऑफ एफिडेविट द कोर्ट में इन्वोक द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 10 ऑफ CPC और सेक्शन 165 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इफ इट इज कंसिडर्ड टू डू सो, द इनकम ऑफ वन पार्टी इज ऑफन नॉट विद इन द नॉलेज of other spouse. The court may invoke section 106 of the Indian Evidence Act if necessary, since the income, assets, liability of the spouse are within the personal knowledge of the party concerned. तो कुल मिलाकर अगर झूठे फैक्ट्स बताए हैं, फैक्ट को छुपाया गया है, तो वहां पर इंटरोगेटरीज के लिए भी आप इनवाइट कर सकते हो अपोजिट पार्टी को, और कोर्ट में जो है आप दाखिल कर सकते हो अर्जी, पर जिसके लिए आपको ऑर्डर 11 CPC पे जो है निर्भर रहना होगा। ये आपका राइट है जो कोर्ट ने आपको दिया है। दूसरी बात, चेंज जब भी होगा फाइनेंशियल पोजीशन में तो आप ये एफिडेविट अमेंडेड फॉर्म में या सप्लीमेंट्री एफिडेविट के फॉर्म में जो है फाइल कर सकते हो। अगर प्लीडिंग्स जो है वो झूठी हैं तो 340 की कार्रवाई भी जो है इनिशिएट कर सकते हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी जो है इनिशिएट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर कंसर्न पार्टीज जो है बिलोंग करती हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से या BPL लाइन्स के अकॉर्डिंगली, तो वहां पर रिक्वायरमेंट जो है इस एफिडेविट की डिस्पेंस विद कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्पेंस विद नहीं होगी। और उसके अलावा कोर्ट जो है एंडोवर करेगा कि इस तरह के एफिडेविट्स को जो है कंसीडर करते हुए मेंटेनेंस का जो क्लेम है उसको तय किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी कंसर्न एफिडेविट फाइल किए जा रहे हैं इट मस्ट बी करेक्ट एज पर द नॉर्म्स।
तो साथियों ये कुल मिला के इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है आपके भविष्य के लिए, आपके राइट्स के लिए। तो अंत में हम इस जजमेंट को जो है कंक्लूड करेंगे 4 बातों के साथ में। सबसे पहली बात कि जो भी हम एफिडेविट दे रहे हैं कोर्ट में वो होना चाहिए करेक्ट, और जो लड़की एफिडेविट दे रही है अगर वो इनकरेक्ट है तो उसके लूपहोल्स को जो है निकालो, इंटरोगेटर्स के लिए उसको इनवाइट करो, और ये सबसे अच्छा रास्ता है उसके इंटरिम को डिफीट करने का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर 11 सीपीसी का भरपूर उपयोग करो। तीसरी बात कि अगर एविडेंसेस हैं तो विद एविडेंस अलग से अर्जी जो है कोर्ट में दाखिल कर दो, 340 की और कंटेम्प्ट की भी। कहने की बात यह कि अगर हम नहीं लड़ेंगे तो वहां पर दिक्कत हमारे लिए, हमको ये शो करना है कि शी इज नॉट विद द इक्विटी, शी हैज कंसील्ड द मटेरियल फैक्ट्स, और अगर हम ये शो करने में कामयाब रह पाते हैं तो लड़की खुद ही अपना केस विड्रॉ करके भाग जाएगी, क्योंकि इनमें दम नहीं है। ये सिर्फ शो करती कि हम जो है लड़ने में सक्षम है। जैसे मालूम पड़ता है कि एडवर्स आ गया या मुसीबत आ गई हमारे ऊपर तो अल्टीमेटली निकलो पतली गली से। और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स एक्ट का भरपूर उपयोग करो मेंटेनेंस केस में। आपको मैं बार बार कहता हूं पर आप लोग नहीं करते हो। आप लोग सिंपल रिप्लाई फाइल करते हो कि लड़की दुष्ट है, भाग गई, उसका पापा जो है गड़बड़ करता है, हमारी लाइफ जो है लोगों ने बर्बाद कर दी है। एक बात समझना, एक केस में क्या हुआ था कि लड़की जो है वो कहती है कि मुझे मेरे पति से 50,000 रुपए खर्चे के दिलाओ, तो इसका मतलब ये केस उसने फिक्स कर दिया कि मुझे 50,000 रुपए मेंटेनेंस के पेटे चाहिए, इससे कम में मेरा गुजारा नहीं चलेगा। उससे क्वेश्चन पूछा गया कि वो किस पे डिपेंड है, तो वो कहते हैं कि मैं अपने पापा पे डिपेंड हूं क्योंकि मैं पापा की भरी हूं। तो अल्टीमेटली पापा की इनकम मालूम पड़ती है मात्र है 8,000 रुपए, वो इनकम टैक्स पेयर नहीं है। जिस आदमी का टर्नओवर ही 1 लाख से कम है तो वो 50,000 रुपए खर्चा कैसे उठा रहा है। अल्टीमेटली कार्रवाइयां शुरू हुई तो उसके पिताजी कोर्ट में बयान देने ही नहीं आए, और उनका डिपार्टमेंट था वहां तक हम पीछे पहुंचे, कार्रवाइयां करी। तो कहने की बात यह है कि अगर कोई स्टेटमेंट लड़की का आ रहा है कि मुझे इतना एक्सपेंसेस चाहिए, तो ये स्पेशल केस है कि वो कमा तो कुछ नहीं रही है और खर्चे के नाम पे ऐसी राशि मांग रही है जो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है इनकम टैक्स की उसको भी जो है क्रॉस कर रहा है। तो कुल मिला के इन बातों का जो है विशेष हमको ध्यान रखना है और इसके अकॉर्डिंगली जो है हमको एक्ट अपॉन करना है। तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 192, सेक्शन 69A, सेक्शन 269SS, सेक्शन 271D, इसकी लाइट में भी अपने जवाब को लिखें ताकि जो उसका एक्सपेंडिचर असेस्ड है और जो उसके परिवार की लाइबिलिटीज है जिस पर लोड शिफ्ट कर रही है उस पर भी हम कानूनी कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित कर सके। तो कुल मिला के सावधानी जो है आपका बचाव है, अगर सावधानी रखोगे तो वर्कआउट जो है प्रॉपरली कर पाओगे। एक क्वेश्चन है प्रदीप सिंह जी का, wife of brother-in-law left for her parental house with her belongings. After shift month, she has filed false cases that relative have stolen or belongings. भाई देखो ऐसा है प्रदीप सिंह जी कि जब भी अपन कोई कार्रवाई करते हैं तो सबसे पहले आपको सब्सटेंस चाहिए, एविडेंस चाहिए। बगैर एविडेंस के कार्रवाई होना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी शादी कर रहे हो तो हमेशा एविडेंस बना के चलो भाई, सीधी सी बात ये, नहीं तो मरोगे। आप लड़की से कोई सोना ले रहे हो गिफ्ट में, मैं बहुत क्लियर कट बात कर रहा हूँ, और फोटो खिंच रही है बाय द फोटोग्राफर जो हमेशा कहता रहेगा कीप स्माइल, मुस्कुराते रहो, पर अल्टीमेटली रोना ही पड़ेगा। तो वहां पर इस बात का विशेष ध्यान रखो कि अगर आपने आर्टिकल लिया है और अगर आर्टिकल आपके पास में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर केस करती है हम आर्टिकल जो है जमा करा देंगे थाने के ऊपर कोर्ट में। पर अगर वो आर्टिकल लेना चाहती है आपसे इन द मीन वाइल तो आप उससे एक प्रॉपर स्टैंप पे लिखा पढ़ी कर लो कि मैंने ये आर्टिकल बतौर सिटीजन जो है शादी में दिया था, अब मेरा डिस्प्यूट है, मैं ये आर्टिकल जो है प्राप्त कर रही हूँ, और उस एफिडेविट पर साइन करा लो, नोटरी करवा लो और एक फोटोग्राफी करा लो, फिर टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। पर ऐसे अगर आप प्रोटोकॉल्स को नहीं लोगे तो अंतोगत्वा आपको ही दुख भागना पड़ेगा। तो कहने की बात है कि ये समस्या हर इंडियंस की है कि शर्मा शर्मी डरता रहेगा, जो बातें काम की हम करेंगे नहीं, फिर दुख भोगते रहेंगे। अल्टीमेटली आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि कोई बात जो आपके राइट्स को अफेक्ट कर सकती है उसके बारे में आपको अवेयर होना पड़ेगा। आज लड़की ये बोलती है कि मेरे पति ने मेरा देश का सामान खा लिया, अब बेचारा पति करे क्या। अब वो लड़की सोना लेकर आई, अल्टीमेटली सोना जो है अपने पियर में ले गई या लॉकर में ले गई और उसको उसने गायब कर दिया और उल्टा केस ठोक दिया आप पे। अब बेचारा आपके तो असली फोटो है कि भाई देखो ये सोना ले रहे हैं और ये सोना जो है लिया है इन्होंने। तो जब तक कोई एविडेंस नहीं होगा तो कोर्ट भी नहीं सुनेगा आपको। तो आप जब भी कोई सोना रिटर्न कर रहे हो या लड़की को वापस दे रहे हो उस सिनेरियो में आप लिखा पढ़ी पूरी कर लो। लिखा पढ़ी नहीं करते हो तो आपको दुख भोगना पड़ेगा। और जब सोना आपके हाथ में छंडाया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है, तो उसको संभाल के रखो। ये नहीं कि मजा मजा में अरे भैया वो फोटो खिंच गई और सोना जो है वापस दे दिया। कभी ऐसी गलती मत करना। जो कुछ भी शादी में ले रहे हो उसकी फोटो खिंच रही है तो वापस देते समय या अगर उसको दे रहे हो तो उसकी प्रॉपर एविडेंस को जो है मेंटेन कर लो। क्लियर है? तो ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक ने आपको जो है इनलाइटन किया होगा और काफी हद तक ये टॉपिक जो है आपकी हेल्प करने वाला है रिगार्डिंग द मेंटेनेंस सब्जेक्ट। तो साथियों अपन रोज अब 8 से 9 बजे के बीच में जो है लाइव करेंगे मॉर्निंग के अंदर, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो एंटी करप्शन का हो, पीएमएलए का हो, इनकम टैक्स का हो, जीएसटी के इशू हो, इस पर अपन जो है एफिशिएंटली जो है डिस्कस कर सकें। क्लियर है? तो साथियों घबराए नहीं, प्रभु का नाम लें, बालाजी का नाम लें, प्रभु श्री राम का नाम लें और जाते रहते एक बार मेरे साथ जरूर बोलें जय श्री राम।
जय हनुमान। बोले, लिखें कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, और वादा करें मुझसे कि हम लड़ेंगे और हम इनको सबक सिखा के रहेंगे एज पर द लॉ। इनको ये दिखा देंगे कि जो टकराएगा मेंस राइट से वो मिट्टी में मिल जाएगा, पर कम से कम आपकी सोच, आपका वर्कआउट ही आपको जीत दिलाएगा। और आपकी अपनी लड़ाई नहीं है, इस बात को नोट करना। आपके पीछे अनेकों मेंस आने वाले हैं, आप उनके लिए एक आदर्श हो सकते हैं अगर आप लड़ेंगे, अपने राइट्स को सिक्योर करेंगे। लड़ना हर आदमी का कर्तव्य है अगर वो शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। तो लड़ें, अपने राइट्स के प्रति तैयार रहें, नित्य जो है भगवान का स्मरण करें, एनर्जीज को गेन करें और फाइट करें। यस पीयूष जी, मजा आ गया। जय श्री राम, जय हनुमान। आप भी लिखें, क्या मेरी ऑडियंस को ये नाम लिखने में शर्म आती है? एक ऐसा नाम जिसने विश्व को बचाया, एक ऐसा नाम जिसने पृथ्वी को बचाया, और आज हम उस नाम के भरोसे अगर आगे चलते हैं, एनर्जी को इकट्ठा करते हैं, लड़ते हैं, तो क्या शर्म। लड़िए, अपने राइट्स को जो है सिक्योर कीजिए। तो साथियों, मिलते हैं जल्दी एक नई लाइव के अंदर। टिल देन, जय राम, जय श्री राम, जय हनुमान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।